तो हेलो नमस्ते कन हालचाल कैसे हो तुम। आज की नॉर्मल बातचीत हम करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आजकल बहुत चर्चित है 2021 का यूनियन बजट को समझने से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमको पहले पता होने चाहिए, जैसे कि इकोनॉमी क्या है, इंडियन इकोनॉमी कैसे वर्क करती है और इंडियन इकोनॉमी में क्या वो फैक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। So दोस्तों, बेसिकली इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर अ स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। दोस्तों, एक देश की स्थिति को समझने के लिए तीन चीजों को देखकर माप दिया जाता है। पहला है प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ गुड्स, दूसरा होता है प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ सर्विसेज और तीसरा होता है कैश फ्लो। अगर हिस्ट्री में जाके चेक करें तो जो इकोनॉमी वर्ड है, ये शब्द एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इस इकोनॉमी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, जैसे कि सबसे प्रचलित टर्म होता है जीडीपी। जीडीपी मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। एक साल में भारत की बाउंड्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन और सर्विसेज से हमें पैसा मिलता है या जो सैलरी पे टैक्स बनता है उससे जो पैसा हमारे पास आता है, उस सब का जो मूल है उसे जीडीपी बताया जाता है, जिसका कैलकुलेशन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करती है। दूसरा टर्म आता है दोस्तों एनडीपी, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंपनी जब कार्य करती है तो उस कंपनी में मेंटेनेंस कॉस्ट भी आता है। जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट आता है उसको हम डेप्रिसिएशन में काउंट करते हैं। जब ये डेप्रिसिएशन जीडीपी में से माइनस किया जाता है तो वो कहलाता है एनडीपी। दोस्तों, इसके बाद टर्म आती है जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जो भी आप राष्ट्रीय कंपनी भारत के अंदर या भारत के बाहर काम कर रही हैं, चाहे वो प्रोडक्शन में हो चाहे वो सर्विसेज में हो, उनसे जो भी मुनाफा आता है, जो भी वैल्यू बनती है, वो जीएनपी कहलाती है। इसमें से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं तो वो एनएनपी, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट बन जाती है। तो ये चार टर्म्स है जो हमें पहले से पता होने चाहिए जब हम भारत की इकोनॉमी की बात समझना चाहते हैं। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसे कहते हैं नेशनल इनकम। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो भी पैसा प्रोडक्शन, सर्विसेज और सैलरीज से मिलता है उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं, जिसको अगर हम डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से तो हमें पर कैपिटल इनकम मिल जाती है। एक सवाल दिमाग में आता है, भारत की इकोनॉमी काम कैसे करती है? तो दरअसल इसके तीन सेक्टर होते हैं, इंडस्ट्री, सर्विसेज और एग्रीकल्चर। मगर ये सेक्टर बनते कैसे हैं? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 1,000 रुपये आपके पूरे परिवार की कमाई है जिससे आपका घर चलता है, जिसमें 500 रुपये आपके पिताजी कमाते हैं, 200 रुपये आप कमाते हो और 300 रुपये आपकी माताजी कमाती है। तो ये तो आपके घर के तीन सेक्टर्स हुए जहां से पैसा घर पर आ रहा है। अगर ऐसा हो जाए कि आपके घर पर जो खाना बनता है वो बाहर से मंगाने लग जाए आप रोज रोज, तो आपके घर के खर्चे पर फाइनेंशियल प्रेशर पड़ेगा। ये बात आप याद रख लें, आप कितना भी जोमेटो या स्विगी यूज करें, जो घर के खाने का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बाहर के खाने से कम ही होता है। इसी चीज को, सेम चीज को मेक इन इंडिया पे लागू करके देखें तो आपको मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अगर हम अपने देश में ही चीजें बनाएं और बाहर से कुछ ना मंगवाएं और बल्कि बाहर भी सामान हमारे देश से जाए तो उससे हमारी इकोनॉमी पे कितना फर्क पड़ेगा। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ चुका होगा। एक नज़र हम फैक्ट्स और फिगर्स की तरफ देखें, मैन पावर बाय सेक्टर परसेंटेज चेक करें 2019-20 का रिकॉर्ड, तो एग्रीकल्चर में 41.49%, इंडस्ट्री में 26.18% और सर्विसेज में 32.33%, यानी कि इतने लोग इस प्रतिशत के हिसाब से डिवाइडेड हैं, अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहे हैं। लेकिन इनमें से कितने परसेंटेज का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है? तो ये दूसरा रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं जो कि 4 जनवरी 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में पब्लिश हो रखा है। ग्रॉस वैल्यू एडिड की अगर हम बात करें, सेक्टर वाइज जीडीपी ऑफ इंडिया में सर्विस सेक्टर 54.77% पे है, इंडस्ट्री सेक्टर 27.48% पे और एग्रीकल्चर 17.76% पे, यानी कि सबसे कम परसेंटेज एग्रीकल्चर दे रहा है जीडीपी ऑफ इंडिया पर और सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो है सर्विस सेक्टर। पर इसका मतलब ये ना समझे कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ नहीं हो रही है। एक्चुअली रेट ऑफ ग्रोथ सर्विसेज और इंडस्ट्री में एग्रीकल्चर के कंपेयर में कुछ ज्यादा ही है। उसका आप एक फैक्टर ये भी मान सकते हैं कि जिस तरह से फिनटेक कंपनियां मार्केट में आई हैं, उस वजह से सर्विस और इंडस्ट्री दोनों सेक्टर एकदम से बढ़ चुके हैं। अब एक नजर डालते हैं ये सब जानने के बाद यूनियन बजट 2021-22 पर। सबसे पहले दोस्तों ये बता दूं आपको कि ये जो बजट है ये पहली बार एक पेपरलेस बजट के तौर पे पब्लिश किया गया है, जिसको एक टैबलेट के अंदर रख के पब्लिश किया गया है, जिसकी ये फोटोग्राफ्स आप पब्लिक डोमेन में भी देख सकते हैं जाकर। इस बजट में मेनली 6 पिलर्स हैं दोस्तों। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, दूसरा है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, देन फोर्थ रेनबेगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल,
फिफ्थ इज इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सिक्स्थ हमारे पास जो छठवां पिलर है वो है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 6 केंद्र बिंदु हैं, 6 मेन पिलर्स हैं हमारे 2021-22 यूनियन बजट के। वैसे तो गवर्नमेंट ने एक ऐप जारी करी हुई है जिसको आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप का नाम है यूनियन बजट, जिसमें कि बजट से रिलेटेड हर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और एक आम आदमी हर वो चीज़ जान सकता है जो कि उसके लिए जानना ज़रूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेजर पॉइंट्स की बात करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट है हेल्थ एंड वेलबींग की तरफ बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। एक नई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, वो लॉन्च करी जाएगी, जिसमें कि 64,180 करोड़ लगाए जाएंगे पूरे 6 सालों के कार्यकाल में। इसमें मेन पॉइंट्स अगर आपको बताएं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वायरोलॉजी से रिलेटेड इंस्टीट्यूट खोला जाएगा जिसमें कि वायरोलॉजी की पढ़ाई कराई जाएगी। 2 मोबाइल हॉस्पिटल्स को स्टैब्लिश किया जाएगा। 17,788 रूरल और 11,024 अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को सपोर्ट किया जाएगा। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स बनाई जाएंगी लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में। 3,382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट्स 11 स्टेट्स में बनाई जाएंगी। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स बनाए जाएंगे 602 डिस्ट्रिक्ट में, और 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। दूसरी बात अगर दोस्तों ध्यान में रखने वाली ये है कि इस बजट में न्यूट्रिशन पर काफ़ी ध्यान दिया है। न्यूट्रिशन पर ध्यान देते हुए एक मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च करने की बात यहाँ मेंशन करी है। पानी की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा। और अच्छी बात एक और आप लोगों के लिए भी यही है कि स्क्रैप पॉलिसी की बात रखी गई है, जिसमें कि 20 साल से ऊपर पर्सनल व्हीकल और 15 साल से ऊपर जो कमर्शियल व्हीकल है उसकी एक फिटनेस टेस्ट कराई जाएगी, जिसमें उस गाड़ी को पास होना होगा अगर उसे सड़क पर चलना है तो। 5वां पॉइंट आप सभी लोगों के लिए यही है, कोई भी इनकम टैक्स में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन एक चीज़ अच्छी है, जो 75 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए पेंशन पर अब कोई भी इनकम टैक्स उन्हें पे करने नहीं जाना होगा, यानी कि ऑटोमेटिक बैंक टैक्स डिडक्ट करके उनके पास उनकी पेंशन पहुंचा देगा। एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों इसमें, जिसके बाद एप्पल पे 35% सेस लगा है, पीस पे 30%, सीरियल्स पे 20%, यूरिया फर्टिलाइज़र जो होता है स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र उस पर 5% सेस लगा है, सोयाबीन और सनफ्लावर पे 20% सेस लगा है, कॉटन पे 5% सेस लगा है, प्लस एडिशनल ड्यूटी लगी है। सेल फोन्स के पार्ट्स पे लगे हैं 2.5% का इंक्रीमेंट हुआ है कस्टम ड्यूटी पे, जिससे कि सेल फोन्स अब महंगे हो जाएंगे दोस्तों, जिससे साथ में एयर कंडीशनर और फ्रिजेस भी महंगे हो जाएंगे। ऑटोमोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को 15% बढ़ा दिया गया है, जिससे कि अब गाड़ियाँ भी महंगी हो जाएंगी। कुछ महंगाई आपको लेदर प्रोडक्ट्स में भी देखने को मिल सकती है दोस्तों। सोलर पैनल्स पे 15% कस्टम ड्यूटी आई है, जो कि पहले 5% हुआ करती थी। ऐसा माना जा रहा है कि गवर्नमेंट ने ये इसलिए किया है सो दैट भारत की जनता बाहर से सामान ना मंगाए और यहीं पे बनाए। अब बात करते हैं सस्ता क्या हुआ है। सस्ते में दोस्तों आयरन, कॉपर, नायलॉन, प्लैटिनम, गोल्ड, शूज और सिल्वर सस्ते हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि इनके कस्टम ड्यूटी में गिरावट आई है, डिडक्शन किया गया है। वर्कर्स के लिए क्या चीज़ है ऐसी चीज़ जो प्रॉफिटेबल आई है? स्पेशली हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए। दोस्तों एक पोर्टल बनाया जाएगा उन अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए जिनकी सैलरी मोस्टली ऑर्डर बेस पे ही चलती है, कि अगर जैसे आप बात करें ओला कैब ड्राइवर्स की या फिर स्विगी जोमेटो के सर्विस करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उस तरह के अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए एक पोर्टल खोला जाएगा, जिसमें कि उन सभी लोगों को, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को, यानी कि क्रेडिट स्कीम्स, हेल्थ इंश्योरेंस और हाउसिंग स्कीम्स और फूड स्कीम्स से उनको प्रॉफिट मिल सके। गवर्नमेंट ने किसानों के लिए क्या किया है इस बिल में? तो दोस्तों एमएसपी जो है कंटिन्यू रहेगा एट 1.5 टाइम्स ऑफ मेकिंग कॉस्ट, ऐसा एश्योरेंस दिया गया है। गवर्नमेंट ने दोस्तों एक चीज़ क्लियर कर दी है कि प्राइवेटाइजेशन तो भाई किया जाएगा, ताकि कंपनीज जो ढंग से वर्किंग में आ पाए, स्मूथनिंग हो पाए उनके फंक्शनिंग में, इसलिए प्राइवेटाइजेशन तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों प्राइवेटाइजेशन मतलब यही रहता है कि गवर्नमेंट का परसेंटेज जो शेयर होता है उसमें वो 50% से कम हो जाता है। अगर ज़्यादा होगा तो प्राइवेटाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, उसमें कंट्रोल गवर्नमेंट पे रहता है। अगर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल पीछे कर लेती है तो वो प्राइवेटाइजेशन में काउंट किया जाता है। स्टार्टअप्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, अब 10 करोड़ तक की कंपनीज के लिए कोई भी टैक्स ऑडिट नहीं कराना होगा, और स्मॉल स्केल बिजनेस की डेफिनेशन चेंज करके 10 करोड़ से जो अब 20 करोड़ के स्लैब में आते हैं उनको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, स्मॉल स्केल बिजनेस या स्टार्टअप्स में काउंट किया जाएगा। एक बहुत अच्छी चीज़ दोस्तों इस बार करी है कि नेशनल हाइड्रोजन मिशन को लॉन्च किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए रिन्यूएबल एनर्जी पर
एलोकेट किए जाएंगे। और इस बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली है दोस्तों इस बार के बजट में, सी वीड पार्क, जो कि एक मल्टीपर्पज़ पार्क होगा जो कि तमिलनाडु में बनाया जाएगा। दोस्तों ये जो सी वीड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही अहम चीज़ है, इससे कई सारे प्रॉफिट्स होते हैं। ये कार्बन को अच्छे से सोख लेता है, इवन सी के अंदर की जो एसिडिफिकेशन है उसको भी ये रिमूव कर देता है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और डीप सी वाटर के लिए 4000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर आज की इस वीडियो का कंक्लूजन की बात करें तो बजट में क्या वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, तो हेल्थ और वेलबींग को लेकर बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, क्योंकि 2020 में हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें देख पाए हैं, गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे फेस करी हैं जिससे उनको काउंटर मेजरमेंट टेक्निक्स और काउंटर मेजरमेंट प्लान्स की तरफ ध्यान करना ही पड़ा, और जो कि बहुत अच्छा है। सेकंड पॉइंट सबसे अच्छा ये लगा, एयर और वाटर क्वालिटी की बात हुई है जिसको क्लीन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। डीप वाटर और नेशनल हाइड्रोजन मिशन जैसे टॉपिक्स पर फोकस किया गया है। पेंशनर्स, स्टार्टअप्स, स्मॉल बिजनेस और वर्कर्स के लिए, यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है। बिजली को लेकर एक चीज़ अच्छी है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो बिजली है यानी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो जिस तरह से हम मोबाइल रिचार्ज कराते हैं इस तरह के कुछ फंक्शनिंग में आ सकती है, सो दैट बिजली एफिशिएंटली बिजली इस्तेमाल हो पाए। तो ये रही आज की नॉर्मल बातचीत यूनियन बजट 2021-22 पर। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर कोई पॉइंट छूट गया हो तो कोई बात नहीं, आपको हमने ऐप बता दी है, ऐप में जाके आप डाउनलोड करके पूरी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। बहुत रिपोर्ट्स है इसमें, जाके इसको इससे भी अच्छी डिटेल रिपोर्ट बनानी है वो बना सकता है। और अगर किसी को वीडियो यहाँ तक पसंद आई, यहाँ तक कोई देख पा रहा है, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली नई नॉर्मल बातचीत में, तब तक के लिए धन्यवाद।